विवादों में लगातार घिरते जा रहे हैं रुधौली नगर पंचायत अध्यक्ष धीर सेन निषाद। भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, खबर चलाने वाले पत्रकार से मारपीट, धमकी के अलावा और भी क्या क्या आरोप लगने के बावजूद भी कुछ भी प्रशासन करने में है असमर्थ। बस्ती जिले के नगर पंचायत अध्यक्ष रुधौली धीर सेन निषाद पहली बार मताधिकार का प्रयोग कर जब पहली बार रुधौली की जनता ने नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया था तो लोगों को काफी उम्मीद थी कि नगर पंचायत का कायाकल्प बदल जाएगा, लेकिन महज दिखावा साबित हुआ। पिछले 5 वर्षीय कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार में डूबी नगर पंचायत रुधौली के अध्यक्ष ने काफी धन बल इकट्ठा कर जिसमें पुनः पैसों की मदद एक बार फिर नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुआ। लेकिन इस बार माहौल, व्यवहार, कार्यशैली में काफी बदलाव दिखा। रुधौली के पहले बोर्ड बैठक के दिन से ही सभासदों ने प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। पिछले कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का खाका मांगना शुरू किया, जिसका जवाब देने में असमर्थ दिखे। यही नहीं, दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धार्थ नगर पंचायत की एक महिला की हत्या का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि स्थानीय पत्रकार अनूप बरनवाल के साथ खबर चलाने के लिए कर मारपीट, जिसमें उनके 3 गुर्गों की गिरफ्तारी शांति भंग जैसे धाराओं में हुई थी। इसके बाद भ्रष्टाचार की खबर एक दैनिक पेपर में नगर पंचायत रुधौली की खबर छपी थी। आपके साथ कैसे क्या घटना हुई थी? हमारे साथ घटना हुई थी नौकरी के लिए। नौकरी मिली आपको? नौकरी मिली, लेकिन बहुत बात। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ शोषण हुआ है। शारीरिक शोषण हुआ है? शारीरिक शोषण हुआ है। कौन किया है? चेयरमैन धीर सेन निषाद जी। अच्छा, और इसके बाद? इसके बाद 2 महीने का पीरियड भी रुका। माया पाठक से दवा भिजवाए, दवा खाएं, दवा से साफ हुआ। उसके बाद में नौकरी मिली हमको, लेकिन दूसरिया तीसरिया फिर भी हमको बुला रहे हैं अकेले। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से मिले? मिले। शिकायती पत्र दिए? कोई कार्रवाई हुई कि अभी की नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। चेयरमैन के दबाव में नहीं कोई कार्रवाई हो पा रही है? चेयरमैन के दबाव में कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या नाम आपका है? दाऊदी। किस गांव की हैं? तिवारी। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बढ़िया, बताइए। हमारे लिए तो दिक्कत हुई है। क्या हो गया? हमारे पीरियड रुक गया। हाँ, पीरियड रुक गया उसका। अरे तो 1.5 महीना के बाद तो कब हम इंतजार कर रहे हैं। हमका ऐसा कुछ भयो ना, 4-5 दिन बाद में हो जाता है। ऐसा ना ही बचे हुए। हाँ? अरे 1.5 महीना काम में लगा, 2 महीना लगभग हो गया। 2 महीना लगभग हो गया, लेकिन 2 महीना लगभग हो गया, वो नहीं किया मतलब। ऐसा थोड़ी है। हाँ? अरे ऐसा थोड़ी है। दवाई ले लिया। दवाई ले ली। हाँ, वो तो दवाई ले ली, बिना दवाई कहाँ चले वाला है। दवाई तो ले ली, कोई बिना दवाई कहाँ चले वाला है। हम तब से इंतजार कर रहे हैं कि अब आई जाएगा। और कहाँ है? घर नहीं है अभी। चल रही हो? हाँ। यार कुछ दिन में खत्म हुआ लगा लॉकडाउन। कहिया तक खत्म हो जाए ना, कमाए भाई हमारे तो दिक्कत बढ़ जाती है। नहीं हो गई। लॉकडाउन खत्म हुआ लगा है। जैसे चालू हुई टेंशन ना। हाँ, ओकर टेंशन नहीं भाई, एकर टेंशन जौन बात है टेंशन ठीक से हो गई। होई नहीं रही एकर का होई एकर हम कैसे का करी। चलो अब दवाई कराई बताई थी। हाँ? अब फोन करो। हाँ ठीक है। नमस्ते। बढ़िया बताइए। अल्लाह की तबीयत खराब है थोड़ा, 3-4 दिन से।
हेलो। हाँ हाँ बहुत तबीयत नहीं ठीक है। बस बताओ। हाँ वो जानते हो 4 साल पहले हम खा रहे दवाई तब वो में दिक्कत हो रहा है। ब्लड में नहीं रुका ना। हाँ तो सही है। सबसे समस्या तो ये हमारे लिए है। ना सही है ना। नहीं सही कहाँ है। तो खाई लो आराम हो जाए। हैं? तो भैया खाओ आराम हो जाए। ठीक आते रहे। हाँ अभी नहीं मान के चलो कम से कम 2-3 महीना। हाँ हाँ छुट्टी तला पैसा वगैरह भी नहीं रहा शासन। अच्छा बड़ी समस्या आ गई कोरोना। अरे चूंकि 2-3 महीना पहले आया तो हाँ अब मैं कहाँ मालूम रहा तो नहीं माया बताए तो फिर कुल के बारे में सोचते रहे। तब नहीं रुकी तो क्या हुई। दवाई मंगाई आराम से। दवाई तो मतलब मंगाए के खाते ही दवाई। दे दें भैया। हैं? अरे भैया वो नहीं रुकी तो समस्या हो जाए ना। गाड़ी का नंबर प्लेट बदल लूट की घटना करने वाले 3 शातिर अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र में बैंक व ग्राहक सेवा केंद्र से पैसे निकालकर घर जाने वाले लोगों को टारगेट कर बांसगांव थाना क्षेत्र में घटना को कारित करने वाले 3 बदमाशों को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोच लिया है। आपको बता दें कि गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर ये अपराधी लूट की घटना को अंजाम देते थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने उनके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, लूट के सामान एवं रुपए बरामद भी किए हैं। एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बांसगांव थाना क्षेत्र के पोखर में एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मारकर उक्त बदमाशों ने 1,68,000 रुपए लूट लिए थे। इसके संदर्भ में बांसगांव में मुकदमा पंजीकृत है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जनपद गोरखपुर के थाना बांसगांव क्षेत्र में 14 तारीख की शाम के समय पर एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ गन पॉइंट पे 1,68,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसमें लूट करने के साथ साथ अपराधियों द्वारा फायर भी किया गया था जो विक्टिम के हाथ में लगा था। ये एक काफ़ी गंभीर घटना थी। काफ़ी समय बाद यहाँ इस तरह की घटना कारित हुई थी। जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पुलिस की सभी टीमों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा स्वयं वहाँ पे जाकर के जो विक्टिम है उसका इलाज कराने के साथ साथ घटना के संबंधित उससे पूरी जानकारी की गई। ये जो ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक हैं, ये उस दिन कहाँ से चले थे, कहाँ रुके थे, क्या रूट इनके द्वारा लिया गया था, उस पूरे रूट को हर किलोमीटर, हर मीटर उस रूट का नापा गया। सर्विलांस का भी इसमें मदद ली गई। सीसीटीवी कैमरे द्वारा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, जिसमें घटना करने से पहले और घटना करने के बाद जो मुलजिम है उनका रूट डिसाइड हुआ। काफ़ी अपराधियों के ऊपर जो पूर्व में इस तरह की घटना कर चुके हैं उनके ऊपर टीमों द्वारा इसमें काम किया गया। अल्टीमेटली उर्वा बाजार क्षेत्र में अपराधियों का एक ऐसा फुटेज सामने आया जिसमें मोटरसाइकिल, जो घटना करने के बाद मोटरसाइकिल का नंबर उस सीसीटीवी में कैद हुआ। ये नंबर बड़ा यूनिक नंबर था, जो कि पहले एक चोरी की घटना में मोटरसाइकिल जो रिकवर हुआ था थाना बेलघाट क्षेत्र में, वो सेम नंबर इसी मोटरसाइकिल पे था। जब उससे उसके मालिक से बात की गई जो कि संत कबीर नगर के रहने वाले थे, उनके द्वारा बताया गया कि उस चोरी की मोटरसाइकिल को उनके द्वारा कोर्ट से रिलीज करा लिया गया है। तो दोबारा से वही नंबर एक मोटरसाइकिल पर जिसके द्वारा घटना की गई यूज होना, तो उसी अपराधी पर शक गया। ये करण नाम का अपराधी जो थाना बेलघाट क्षेत्र का ही है, उसके ऊपर ये शक गया और फिर उसको जब वर्कआउट किया गया तो ये पूरी घटना का अनावरण हुआ है। इसमें घटना करने वाला करण
अरेस्ट हुआ है। इस घटना की रेकी करने और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट और घटना करने के बाद इनको छुपने की जगह देने वाले 2 अन्य अपराधी भी इसमें अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा थाना बांसगांव में घटना करने के अतिरिक्त पिछले कुछ दिनों में जनपद आजमगढ़ और जनपद अंबेडकर नगर में भी घटना की गई है, जिसका वर्कआउट भी आज इस घटना के साथ हो रहा है। जो घटना में इनके द्वारा कैश लूटा गया था उसमें से इनके पास से 89,000 से भी ज़्यादा की जो रकम है, लगभग 90,000 की जो कैश है वो रिकवर हुआ है। इनका एक मेन साथी भानु, जो कि बेलघाट क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है, वो भी वांछित है। इसके अतिरिक्त जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है और अन्य दस्तावेज जो वादी के बैग में थे और वो बैग, ये सभी चीज़ें रिकवर हुई हैं। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इनके ऊपर आगे चल के गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इन पे हिस्ट्री शीट की भी कार्रवाई आगे चल के की जाएगी। मुरोदे रेल हादसे में लखीमपुर खीरी शहर के हाथीपुर उत्तर मोहल्ले की रहने वाली महिला की मौत की खबर लगते ही परिजनों में मचा कोहराम। लखनऊ में रामेश्वरम जा रही ट्रेन में अचानक आग लग जाने के कारण अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मौजूद रेल हादसे में लखीमपुर शहर के हाथीपुर उत्तरी मोहल्ले की रहने वाली शांति देवी की रेल हादसे में मौत हो गई। वहीं शांति देवी का नाती करीब 22 वर्षीय हर्ष वर्मा घायल हुआ है। मृतक के पति राम मनोहर वर्मा भी घायल हुए हैं। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के दामाद महेश कुमार वर्मा ने बताया कि उनकी सास शांति देवी, बेटा हर्ष वर्मा और ससुर राम मनोहर 17 अगस्त को रामेश्वर दर्शन के लिए निकले थे, जहां रेल हादसे में उनकी सास की मौत हुई, बेटा घायल हुआ है और ससुर भी घायल हुए हैं। शांति देवी की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है। अच्छा, क्या नाम भाई साहब का है? महेश कुमार वर्मा। महेश जी, ये बताइए कि आपके वहाँ ससुर सास गए थे रामेश्वरम, दोनों थे। हमारा क्या हुआ? क्या ये हुआ, उसमें जो है सिलेंडर से कोई चाय बना रहा था उसमें ट्रेन के अंदर, और उससे जो है वो सिलेंडर फटा, उससे आग लगी, उसमें भगदड़ मची और ट्रेन चल रही थी। जब ड्राइवर ने ट्रेन रोक पाई तो उसमें अफरा तफरी मची और लोग भागे। वो लड़का हमारा निकल आया था हर्ष वर्मा, तो हमारे फादर इन भी बाहर आ गए थे, लेकिन उसके बाद उसकी जो नानी थी वो उसमें रह गई थी। उसको वो जो है निकालने के चक्कर में वो दोबारा घुसा उसमें, तो वो भी फंस गया। इस वजह से उसके जो धुआं सब सीने के में भर गया और कुछ यहाँ जल गया, हाथ वगैरह पैर वगैरह। इन लोगों का इलाज चल रहा है। ये मधुरी मेडिकल कॉलेज है जो सुनने में आया, मैं जानकारी, ये लोग वहाँ एडमिट है। 1.5 घंटे ये लोग पड़े रहे हैं ट्रेन की पटरियों के नीचे। उसके बाद जीआरपी वाले पहुँचे हैं और फिर उसके बाद जो है 1.5 या 2 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुँची, तब ये लोग पहुँच पाए हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज। मौत की पुष्टि कब हुई है? मौत की पुष्टि जानकारी करते लमसम हमें ये हुआ है 11-12 बजे के बीच में। मौत किसकी हुई है? मौत हमारा जिला है। क्या नाम था उनका? शांति देवी नाम है। उम्र क्या रही? उम्र वही होगी 70 या 65। अच्छा, कितने लोग गए थे लखीमपुर खीरी से? हमें मालूम हुआ है 56 लोग शायद। तो उसमें से मौत कितनी हुई, कितनी घायल? ये तो जानकारी अभी फिलहाल पूरी नहीं हो पाई। आपके ससुर से बात हुई होगी? तो बात हुई, वो थोड़ा सदमे में है तो ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। कब गए थे? वापसी की बात कब हुई थी? वापसी की वजह शायद 29-30 को आना था वापसी थे। गए कब थे? ये शायद 17 को गए, 17 तारीख को शायद गए। बाहर गए थे तीर्थ यात्रा पर, क्या हुआ? वहीं ट्रेन में एकदम मतलब सिलेंडर दगा और एकदम से आग लग गई ट्रेन में। सुबह का समय था, वही चाय बना रहे थे तो सिलेंडर दगा तो आग लगी, एकदम भगदड़ मची है। उसी में हमारे पापा और हमारा भैया निकल आया बाहर, वो मम्मी भी सीट पे नहीं थी, वो सीट से अब वो पता नहीं कहाँ थी, तो फिर वो नहीं मिली। बाकी भगदड़ में बाकी कितने लोग इसमें थे नहीं पता है। फिर क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? यही मतलब जानकारी की चोट लग गई है, मम्मी का पता नहीं है, इतना ही तो पता। नहीं, अभी तक जैसे बात ये चल रही है कि उनकी मौत हो गई है, तो क्या मौत की पुष्टि अभी तक आपको नहीं हुई है? नहीं, अब हुई है। हो गई है? हाँ, हो गई है। वहाँ से
कुछ लोगों अनुसार पता चला है वहाँ की मीडिया। जुमे की नमाज अदा करने जा रहे बुजुर्ग पर तेंदुए ने किया हमले में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। शरीर पर नाखून के निशान मौजूद। 3 दिन पहले ग्रामीणों ने क्षेत्र में देखा था खूंखार तेंदुए की आमद। रास्ते में मिले बुजुर्ग तेंदुए के हमले से बताई जा रही मुनव्वर की मौत। सूचना पाकर पहुंचे सीओ शेषमणि उपाध्याय, एसएचओ गौर राजकुमार पांडे। एसएचओ गौर ने दी वन विभाग की टीम को बुजुर्ग पर हमले की सूचना। 2 दिन पहले तेंदुए के आमद की ग्रामीणों ने दी थी वन विभाग को सूचना मिलने के बाद भी गंभीरता से नहीं लिया वन विभाग के जिम्मेदार। गौर थाने के मोहनिया रामदत्त का रहने वाला मृतक मुनव्वर है। एक मनव्वर नाम के व्यक्ति की आज यहाँ मौत हो गई है। कैसे, क्या मामला है, क्या है पूरी घटना? सर, इसमें ऐसा है कि हम लोगों को ये जानकारी मिली लगभग 2 बजे के आसपास में कि एक बच्ची यहाँ आई हुई थी बाहर, तो यहाँ से दौड़ती हुई गई तो उसने बताया कि वहाँ एक लाश पड़ी हुई है। तो गांव वाले वहाँ से दौड़ के आए तो देखे कि जो है लाश यहाँ गन्ने के बगल में साइड में पड़ी हुई है और गले पर, इसके बाद में मुंह पर और हाथ पर भी ऐसे जैसे कोई नाखून से मार दे इस तरह से पूरा घाव बना हुआ था उनके गले पर और हाथ में और छाती सीने के ऊपर भी। तो हमने ही जो है चौकी पर फोन किया बमनान में, तो वहाँ से आश्वासन मिला। फिर वहाँ से पुलिस भी आई, उसके बाद में वन विभाग भी आया, लेकिन यहाँ पर मौके पर आए, घूम के देख के चले गए। उनका कहना है कि ये जानवर नहीं हो सकता है। तो जानवर अगर नहीं हो सकता है तो इसका मतलब इंसान हो सकता है। तो अगर वो उनको या इंसान ने मारा है तो भी साबित होना चाहिए कि किसने मारा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जानवर है तो गांव लोगों वालों का यही कहना है कि जानवर ने मारा है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे नहीं कि कोई इंसान उनको मार दे। क्या लगता है आपको उनकी कैसे मौत हुई? उनको मौत हम देखे, हम उनका चेहरा देखे, हमारे पास फोटो भी लिए हम, तो उससे यही लगता है कि उनकी जानवर के मारने से, पंजे के मारने से जो है उनकी मौत हुई है। पुलिस और वन विभाग का अधिकारियों का क्या आश्वासन है? पुलिस तो कोई आश्वासन दे ही नहीं रही है। वहाँ घूम घाम के सब लोग जा रहे हैं। वन विभाग वाले आए थे तो वो यही कह रहे हैं कि ये जानवर का नहीं लगता है, ऐसा लगता है जानवर का निशान नहीं है। तो जानवर का निशान नहीं है, जानवर ने नहीं मारा तो कौन मार दिया उनको दिन में? यहाँ जब अभी एक घटना हुई है जी सर, एक आदमी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, क्या कुछ घटना हुई थी? सर सुनने में आया तो हम लोग सुने कि तेंदुआ ने हमला कर दिया है। यहाँ तेंदुए ने हमला किया है सर। तो हम लोग मौके पर आए, देखे सर, और ऐसा बताया जा रहा है कि रास्ते से जा रहे थे, तेंदुए ने हमला कर दिया। क्या कुछ मांग है? अब मांग सर यही है कि जांच हो, लोगों की सुरक्षा बरती जाए, और ऐसा कोई है तो वन विभाग उस पर कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह सर। ये गांव महनिया रामदत्त है, जो कि थाना क्षेत्र गौर में पड़ता है। यहाँ के रहने वाले लगभग 70 वर्ष के मनव्वर हुसैन पुत्र लाल मोहम्मद चौधरी, जो कि इसी गांव के मूल निवासी थे, और वो नमाज पढ़ने के लिए गन्ने के खेतों के बीच से जा रहे थे। लगभग 12:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में उनके ऊपर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया और उनको गर्दन में पीछे से दोनों तरफ तगड़े गहरे घाव हैं और जबड़े पर भी, उनके चेहरे पर भी जबड़े पर भी घाव हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो मौके पर सचिव गौर तत्काल मैप फोर्स के पहुंचे और मेरे द्वारा इस संबंध में जो यहाँ की रेंज ऑफिसर हैं सोनल वर्मा, उनको भी जरिए मोबाइल सूचना दी गई थी और मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया है। और यहाँ पर सोनल वर्मा भी आई हुई हैं, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, और उनके द्वारा भी घटना का निरीक्षण किया गया है। वन विभाग की टीम इसकी जानकारी कर रही है कि किस जानवर द्वारा ऐसी घटना की जा सकती है, और इसमें मौके पर पुलिस फोर्स भी हमने लगा दिया है। साथ ही आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरा आम पब्लिक से अनुरोध है कि कृपया शाम के समय, रात्रि के समय अकेले छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें, और अगर निकले तो समूह में निकलें और साथ में लाठी, डंडे और ताश लेकर निकलें। बाकी पुलिस के स्तर से यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है, कानून व्यवस्था की पुलिस स्तर से। दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हेवली खास में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभाकर पराकला, शिक्षाविद, महान अर्थशास्त्री, वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के पति एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, सीनियर IAS, पूर्व चेयरमैन दिल्ली
डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं विद्यालय प्रबंधन जेपी सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम की श्रृंखला में मुख्य अतिथि का स्वागत विद्यालय के बच्चों द्वारा तिलक एवं बैच लगाकर किया गया। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य गोपाल त्रिपाठी जी के द्वारा सभी अभिभावकों को मुख्य अतिथियों का परिचय देकर कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए एवं विगत 4 वर्षों की विद्यालय की उपलब्धियों को मुख्य अतिथियों के सामने रखते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ किया। पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई के बाद आज उनके बेटे विधायक अमनमणि त्रिपाठी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई के बाद उनके बेटे विधायक अमनमणि त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिता अभी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। घर पर बड़ों की राय के बाद मां पिता का चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के साथ बेहतर से बेहतर इलाज करवाएंगे। माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री अभी 1-2 दिन मेडिकल कॉलेज में ही रह सकते हैं, इसके बाद वह अपने आवास पर जाएंगे। क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए 20 साल बाद हमारे मदर एंड फादर दोनों जेल से रिलीज हुए हैं और हम सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहेंगे हर उस व्यक्ति का जिसने हमारा ढांढस बांधे रखा, हमें हारने नहीं दिया, हमें हतोत्साहित जब भी देखा तो हमारा उत्साहवर्धन किया, कदम से कदम मिला के चलने का काम किया, सहयोग किया। मैं एक व्यक्ति किसी का नाम लेकर के नहीं कह सकता कि इन्होंने किया है। हर कदम पे हमारे साथ हमारे पिताजी के बहुत से ऐसे वेल विशर्स रहे, शुभचिंतक रहे, क्षेत्र के लोग रहे जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला करके इस लड़ाई में चलने का काम किया। मैं उन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने हमारा पक्ष भी जानना चाहा और ये भी जाना हमारे दुख और दर्द क्या है और उसको प्रमुखता से दिखाया भी। मैं आपका उसके लिए आभार प्रकट करते हुए मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ईश्वर से 20 वर्षों से हम सब यही मना रहे थे कि हमारे माता पिता जेल से रिहा हो जाएं, छूट जाएं। ईश्वर ने आज हमारी बात सुनी, हमको यह आशीर्वाद दिया कि हम पुनः एक बार फिर अपने माँ बाप के साथ उनके बीच रह सकेंगे। तो मैं ईश्वर का आभार प्रकट करना, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, बारंबार धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पे आज 20 साल बाद हमारे माता पिताजी जेल से छूटे हैं तो मैं हमारे पूरे परिवार में, शुभचिंतकों में, जो भी लोग हमारे साथ खड़े रहे, वेल विशर्स रहे, क्षेत्र के लोग हैं, सब में उत्साह है, सबके मन में उत्साह है। सब होली और दिवाली मना रहे हैं तभी से, जैसे भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में दीपोत्सव हुआ, दीप जला के उनका स्वागत किया गया। आज 20 वर्षों बाद नौतनवा में भी वही स्थिति बनी हुई है। मैं आप सबका आभार एक बार फिर प्रकट करके बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहता हूँ। आप लोग की प्लानिंग किस तरह रहेगी? नहीं, हमारी सर कोई प्लानिंग नहीं है 2024 की। हमारी किसी 2024, 2025, 26 कोई किसी तरीके की प्लानिंग नहीं है। अभी हम अपने परिवार में 20 वर्षों में हमारे परिवार ने, हमारे शुभचिंतकों ने जो खोया है, जो समय का हमारा 2 दशक पीछे हमारा परिवार चला गया, वहाँ अभी हम लोग बैठ के पहले आपस में परिवार एक हो। अभी आप देख रहे हैं माता पिताजी जेल से छूट ज़रूर गए हैं लेकिन उनकी तबीयत नहीं ठीक है। आज भी डॉक्टर्स ने कहा कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम डिस्चार्ज कब करेंगे, हम उनको हायर सेंटर रेफ़र करेंगे या रखेंगे, मतलब रखे ही हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अगला जब तक मैं कोई निर्णय नहीं ले लूँगा तब तक डॉक्टर्स ने कहा है टीम ने कि हम उनको जानकारी नहीं कि कौन सी माता पिता की कौन सी बीमारी है, क्या कुछ जानकारी? अरे साहब, हम उनके लड़के, हमको पहले दिन से जानकारी है कि उनको क्या समस्या है। क्या समस्या है? वो हमारे मदर को साइकेट्रिकल प्रॉब्लम है और हमारे फादर को न्यूरो, ऑर्थो और स्पाइन में प्रॉब्लम है। तो फादर को चल पाने में, खड़े हो पाने में असुविधा होती है। अच्छा, अभी जब वहाँ से निकलेंगे तो क्या पहली प्राथमिकता यहाँ गोरखपुर में आएंगे कि नौतनवा आएंगे? नहीं सर, अभी घर ही आएंगे, घर पे रहेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो कहीं जाने आने की स्थिति में इस समय नहीं है।
पहले स्वास्थ्य लाभ लेंगे। आपकी बीआरडी मेडिकल कॉलेज से छूटने के बाद कोई हाई अच्छी जगह उनका और अच्छी जगह इलाज कराएंगे? ये डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है और हम डेफिनेटली अगर वो डिस्चार्ज भी कर देंगे तो 20 वर्षों में हमें जो अवसर नहीं मिला कि हम और अच्छी जगहों पे दिखा सके, हम उन सभी डॉक्टर्स से कंसल्ट करके सबसे पहले उनको बढ़िया से कि वो स्वस्थ हो जाए, बेहतर रहे, तभी कोई और आगे काम करे। नौतनवा में देखा जाए और गोरखपुर में उत्साह काफी है, ऐसे पब्लिक के बीच में आप लोग किस तरह कब फुल फ्लैश आएंगे? नहीं, कुछ ऐसा फुल फ्लेज आना नहीं है। देखिए सर, अब तो फ़ोन और वीडियो कॉल और व्हाट्सएप का ज़माना है, सबका फ़ोन लगातार आ रहा है, सबकी बधाइयाँ ली जा रही हैं और सबको जो हमको जानते हैं वो भली भांति जानते हैं कि हमारे पिताजी की तबीयत कैसी है। तो वो पूछ रहे हैं कैसी है, घर कब तक आ जाएंगे, डिस्चार्ज कब तक हो जाएंगे। तो हमने भी उनको उनका जवाब दिया है कि भाई देखिए अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है, जब कुछ बताएंगे तो हम आपको आगे बता पाएंगे। आपका लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले मधुमिता हत्याकांड को रिहाई को लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज हुई, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं सर, अब देखिए राजनीति, जो आप पत्रकार हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जो व्यक्ति वोटों की राजनीति करेगा वो निश्चित कोई न कोई बयान देगा, उसके कुछ न कुछ तो चाहिए ना हर घटनाक्रम पे बोलने के लिए। तो इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जिस तरीके से रिहाई हुई है उसको लेकर राजनीतिक पंडित तमाम प्रयास लगा रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल में ब्राह्मण चेहरा आपके पिताजी का सबसे नंबर 1 पे नाम आ रहा है शंकर तिवारी के बाद। तो ऐसे में तमाम अटकलें और तमाम सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस पर इस रिहाई को लेकर इस पर क्या कहना है? सर देखिए, मैंने कहा कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं को ये अधिकार भारत का संविधान देता है कि आप उनसे प्रश्न पूछ सके। उसी तरीके से भारत का संविधान हमें भी बहुत से अधिकार देता है। उसी अधिकार के तहत आज यह रिलीज ऑर्डर हमको मिला है, तो वो हमारा अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। वो नियम कायदा कानून है, ये कानून कहता है, इसमें कहीं से कोई राजनीति नहीं है सर। ये ऐसा नहीं है कि हमारे फादर ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको 20 साल बाद छोड़ दिया गया। वो एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि जो भी व्यक्ति उम्र कैद की सज़ा, जो भी व्यक्ति उम्र कैद की सज़ा उनको हुई है और वो 14 वर्ष 16 वर्ष से जेल में निरुद्ध हैं, उनको जेल से छोड़ा जा सकता है। एक हफ्ते तक अभी हॉस्पिटल में रहेंगे इस बात की पूरी? सर ये मैं नहीं कह सकता कि 1 हफ्ता रहेंगे या 10 दिन रहेंगे या 2 दिन रहेंगे। ये डॉक्टर्स के कॉल पे है, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं और हमने उनसे ये बात कही है कि सर आप अगर कहिए, आपको अब तक न्यायिक अभिरक्षा की समस्या थी कि कहीं रेफर कैसे कर दें, कहीं कैसे चले जाएं, अब उसकी समस्या नहीं है। आप जैसे ही बताइए हम हायर सेंटर लेके चले जाएंगे। आज डॉक्टर ने क्या कहा? अभी उन्होंने कहा है कि हम इनकी समीक्षा कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, कुछ नई मेडिसिन ऐड की हैं, उसका रिएक्शन बॉडी पर देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। पिताजी को जब खबर मिली तो उनका क्या रिएक्शन था? जब आपके पिताजी को जानकारी मिली और आपके माता? नहीं सर, जानकारी तो उनको तब मिली जब जेलर साहब उनसे अंगूठा लगवाने गए। चूँकि हम थे भी नहीं, अंगूठा लगवाने गए तो हम ही को एक सुपुर्दगीनामा भी देना होता है जेलर साहब को, तो उन्होंने हमको दिया। तो पूछा भी हमारे पिताजी ने कि क्या, हमने कहा कि आपका रिहाई का आदेश आया, वही जेलर साहब रिहा करने आपको आए, तो प्रसन्न थे इस बात से। फिर से राजनीति में सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस तरीके की कहीं कोई प्लानिंग, कोई बात, कोई चीज़, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, हम उनसे सलाह लेते रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जाएंगे आप लोग? जी सर, मुख्यमंत्री जी से सर हम लोग हरदम मुलाकात, अभी हमारी मुलाकात हमें लगता है कि जी रिहाई हुआ। अब सर हम आपसे फिर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से हमारे संबंध राजनैतिक नहीं है किन्हीं भी परिस्थितियों में, उनसे पारिवारिक है और उनसे हम सलाह मशवरा हरदम करते रहे हैं, अपने परिवार के विषयों में भी पूछते रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद हमने हरदम लिया है, आगे भी लेते रहेंगे। 24 तारीख को सर जब आदेश आया तो आप लोगों को उम्मीद थी कि इस तरीके का? दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हेवली खास में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभाकर पराकला, शिक्षाविद, महान अर्थशास्त्री, वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के पति एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, सीनियर IAS, पूर्व चेयरमैन दिल्ली
डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं विद्यालय प्रबंधन जेपी सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम की श्रृंखला में मुख्य अतिथि का स्वागत विद्यालय के बच्चों द्वारा तिलक एवं बैच लगाकर किया गया। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य गोपाल त्रिपाठी जी के द्वारा सभी अभिभावकों को मुख्य अतिथियों का परिचय देकर कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए एवं विगत 4 वर्षों की विद्यालय की उपलब्धियों को मुख्य अतिथियों के सामने रखते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ किया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 8 अक्टूबर को बस्ती मिनी मैराथन दौड़ आयोजित होगी। बस्ती मिनी मैराथन दौड़ इस आयोजन का 12वां संस्करण होगा। यहां जानकारी जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन एवं आयोजक भावेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में तैयारी बैठक एवं संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। जिला अधिकारी ने बताया कि बस्ती मिनी मैराथन अब बस्ती की पहचान बन चुका है। बस्ती के युवाओं द्वारा प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम को अब पूरे देश में ख्याति मिल रही है। प्रशासन के सहयोग एवं युवाओं के उत्साह से यह कार्यक्रम हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस वर्ष इसे वृहद और व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाएगा। इसमें 14 वर्ष से ऊपर महिला एवं पुरुष प्रतिभाग कर सकते हैं। एकीकरण एवं दौड़ प्रारंभ करने का स्थान शास्त्री चौक बस्ती होगा। अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मंडलीय विभागीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा बिंदु विकास विभाग के विभागीय कार्यक्रम की समीक्षा के साथ समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मनरेगा योजना अंतर्गत अधिक से अधिक जॉब कार्ड धारक मजदूरों को रोजगार मुहैया कराकर समय समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कर उनका जीवन यापन सुलभ बनाने हेतु अधिक से अधिक मानव दिवस सृजन के निर्देश दिए गए। जॉब कार्ड धारक मजदूर में महिला मजदूरों मिनटों को अधिक रोजगार देने के निर्देश दिए गए। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।